students, now we will continue chapter first, resources and development. In this chapter we will also read. We have also read about the resources and what type of resources we used in our daily life. And now today we will read about the land degradation and conservation measures. We have shared our land with the past generation and will have to do with the future generations too. 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. Students, हमने हम जो पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं भूमि निम्नीकरण के बारे में कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है और उसको कंजर्व करने के कौन कौन से मेजर्स हैं, कौन कौन से उपाय हैं। तो हमने अपनी लैंड के बारे में जो शेयर किया है पास्ट जनरेशन्स के लिए, और अभी हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी क्या शेयर करेंगे। तो करीब 95% जो हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वो खाने से पूरी होती हैं और शेल्टर की होती हैं, क्लोथिंग्स की होती हैं, जो कि हमें लैंड से प्राप्त होती हैं। यानी खाना, भोजन और शेल्टर मतलब होता है आश्रय, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यानी कि घर और कपड़े, ये सभी हमें भूमि से ही प्राप्त होते हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और वो नेचुरल फोर्सेस के कारण जो है लैंड को डैमेज करते हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही हमारा जो नेचुरल फोर्सेस है वो डैमेज होता है, क्षतिग्रस्त होता है। कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, माइनिंग है, क्वेरिंग है, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं लैंड डिग्रेडेशन में, भूमि निम्नीकरण में। सबसे ज़्यादा जो समस्या उत्पन्न होती है वो डिफॉरेस्टेशन के कारण होती है, और कहीं माइनिंग करते हैं या क्वेरिंग करते हैं तो वहाँ भी ये समस्या उत्पन्न होती है। माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन, वर्क इज कंप्लीट, लीविंग डीप स्केस एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। In a state like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation. In a state like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, overgrazing is one of the main reason for land degradation. जैसे माइनिंग जो साइट हैं जहाँ पर माइन किया जाता है, और ये सारा जो काम होता है वो सबसे अधिक जो हमारे देश में होता है, उन राज्यों के जो नाम हैं उनमें झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है, जहाँ माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन के कारण ही जो है लैंड डिग्रेडेशन होता है। कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ पर ओवर ग्रेजिंग के कारण जो है लैंड डिग्रेडेशन होता है, उनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। इनमें सबसे एक जो प्रमुख रीज़न है वो लैंड डिग्रेडेशन का है। और जैसे स्टेट हैं पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ओवर इरीगेशन जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है हमारे लैंड डिग्रेडेशन के लिए। और यहाँ पर हम ज़्यादा वाटर लॉगिंग करते हैं, जिससे कि जो सैलिनिटी होती है, जो एल्कलिनिटी होती है सॉइल की, वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट। इनके अलावा जो मिनरल प्रोसेसिंग होता है, जैसे हम उसको लाइमस्टोन को ग्राइंड करते हैं, घिसते हैं, और या सीमेंट बनाते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री जहाँ पर होती है, या सोप स्टोन होता है, या सेरेमिक इंडस्ट्री होता है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अधिक मात्रा में जो है डस्ट उत्पन्न करते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो है मिल जाता है। तो इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट settles down on the land. In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. ये जो प्रोसेस होता है इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर का, इसमें जैसे सॉइल होता है, उसके बाद उनके जो डस्ट वगैरह के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सेटल डाउन होते हैं लैंड के ऊपर,
और रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि जितने भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, जहाँ से जितनी जो इंडस्ट्री होती है वहाँ से जो भी प्रदूषक तत्व होते हैं, जो वेस्टेज होता है, वो एक सबसे मेजर सोर्स बनता है लैंड और वाटर पॉल्यूशन के लिए। और ये हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में है। आप यमुना नदी का ही उदाहरण ले लें। यमुना के अंदर जितना पॉल्यूशन होता है वो सब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स की वजह से ही होता है, क्योंकि यमुना नदी जो बहती है वो अधिकतर शहरों के किनारे से आती है, जैसे दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो है वो नदी में डाल दिया जाता है। ऐसे ही चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, बहुत सारी नदियाँ, तो इनसे जो है वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होता है। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम भूमि निम्नीकरण की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एफॉरेस्टेशन है एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग है कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स फॉर ग्रोइंग थॉर्नी बुशेज आर सम ऑफ द methods to check land degradation in arid areas. Proper management of wastelands, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and wastage after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम लैंड डिग्रेडेशन की जो समस्या है, जो भूमि निम्नीकरण की समस्या है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, उनका प्रॉपर एक मैनेजमेंट करें। और ग्रेजिंग जो होता है वो भी सहायता कर सकता है इसके विस्तार में। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट है, जैसे प्लांट्स जो होते हैं वो अधिक से अधिक प्लांटिंग की जाए, ओवर ग्रेजिंग को नियंत्रित किया जाए, और जो सैंड ड्यून्स है उनको इस्टेब्लिश किया जाए, और जो थॉर्नी बुशेज होती हैं उनको ग्रोइंग हो, है ना। ये सभी ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम लैंड डिग्रेडेशन को जो है एरिड एरियाज़ में कम कर सकते हैं। और एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए वेस्टलैंड्स का भी, और माइनिंग एक्टिविटीज़ को नियंत्रित किया जाए, प्रॉपर डिस्चार्ज हो और डिस्पोजल हो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का, और जो वेस्टेज होता है उसको ट्रीटमेंट करने के बाद उसको रिड्यूस किया जा सकता है लैंड और वाटर डिग्रेडेशन में। और इसके लिए इंडस्ट्री और सब अर्बन एरियाज़ में इन मेथड्स को यूज़ किया जा सकता है। नाउ वी विल रीड सोयल एज अ रिसोर्स। अब मिट्टी के बारे में जानते हैं। मिट्टी भी क्या है, एक संसाधन होता है, एक नेचुरल रिसोर्स होता है। तो सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स to form soil up to a few centimeter in depth. Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation and other form of life and time are important factors in the formation of soil. Various forces of nature such as changes in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers, etc. and contribute to the formation of soil. Chemical and organic changes which take place in the, जैसा आप जानते हैं कि मिट्टी जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण, एक रिन्यूएबल, अगर हम कहें तो एक परंपरागत प्राकृतिक संसाधन है। और ये एक माध्यम होता है जहाँ पर प्लांट ग्रोथ करते हैं और डिफरेंट प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ को सपोर्ट करते हैं पृथ्वी पर। तो सॉइल जो है एक लिविंग सिस्टम होता है और इसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। और ये फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ होता है। कुछ इसके रिलीफ फीचर्स भी होते हैं, जैसे पेरेंट रॉक होता है या बेड रॉक होता है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, और भी अदर फॉर्म ऑफ लाइफ होती हैं जो कि समय के साथ, और भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो फोर्सेस ऑफ नेचर होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर में बदलाव होना है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर है, विंड है, ग्लेशियर्स है, और जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होते हैं, ये सभी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी होते हैं जो कि विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। वो सभी भी जो है समान रूप से महत्वपूर्ण है। सॉइल ऑल्सो कंजिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक यानी ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स on the basis of the factors responsible for soil formation: color, thickness, texture, age, chemical and physical properties. The soil of India are classified in different types. तो कहने का अर्थ ये है कि जो सॉइल होती है
उसके अंदर कई प्रकार के ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनमें जैसे ऑर्गेनिक होता है, उसको जो हम ह्यूमस कहते हैं, एक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होता है, और फैक्टर्स के आधार पर जो है सॉइल फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कलर है, थिकनेस है, टेक्सचर है, एज है, और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, ये सभी उसके लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होती हैं। और भारत में अनेक प्रकार के जो है अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, यानी कि मिट्टी का वर्गीकरण। इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, रियल्म एंड वेजिटेशन टाइप्स। दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। तो भारत में जैसे आप जानते हैं अनेक प्रकार के जो रिलीफ फीचर्स होते हैं, और ख़ास करके अगर हम मिट्टी की बात करते हैं या टोपोग्राफी की बात करते हैं, क्योंकि हम पिछली क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में, एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द फिजिकल फीचर्स, एंड यू नो देयर आर 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ इंडिया, एंड यू नो द लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, रियल्म, वेजिटेशन, जो अलग अलग प्रकार की जो वनस्पति पाई जाती है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है जो विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी भारत में पाई जाती है उसके विकास में योगदान देते हैं। तो सबसे पहले हम एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, इसको दोमट मिट्टी कहते हैं। फिर ब्लैक सॉइल है जिसको काली मिट्टी कहा जाता है। और ये जो फिगर दिया गया है इसमें पूरे भारत में कौन कौन सी मिट्टी कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है उसका ये फिगर है। तो इसको एक बार प्रॉपर आप स्टडी करेंगे। इसके अलावा रेड सॉइल यानी कि येलो सॉइल होता है, लेटराइट सॉइल होता है, एरिड सॉइल होता है, फॉरेस्ट सॉइल होता है। ठीक है, तो ये सभी जो मिट्टियाँ हैं वो भारत में पाई जाती हैं। इनके अलावा जो है सॉइल इरोजन क्या होता है, जो मिट्टी का कटाव होता है, और सॉइल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से सॉइल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार की मिट्टी जो है भारत में पाई जाती है और उनका क्या जो है इम्पोर्टेंस है। ठीक है।